हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको स्वागत करता हूँ मैं अपने डिजाइनर ग्रुप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको फाइनली अकाउंट का एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक किया था, जो 2024 के मॉडल सेट जारी किया था बिहार बोर्ड ने अकाउंट का। उसमें मैं क्वेश्चन 1 से 50 तक करवा चुका हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 50 से लेकर 100 तक करवाने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसलिए भाई मैंने कि 2 पार्ट में वीडियो को बनाया हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, और मैंने आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 51 और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो आपका 51 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऋण पत्रों का प्रतिफल है। तो भाई ऋण पत्रों पर क्या मिलता है, ऋण पधारी को तो ब्याज मिलता है। भाई ब्याज कैसे मिलता है, तो ब्याज जो मिलता है निश्चित दर से ब्याज मिलता है। भाई कैसे ब्याज मिलता है, तो निश्चित दर से ब्याज मिलता है। कैसे ब्याज मिलता है, निश्चित दर से ब्याज मिलता है। ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या होता है, ब्याज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऋण पत्र शोधन पर प्रीमियम खाता है। ऋण पत्र जो शोधन पर प्रीमियम खाता जो होता है, क्या होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। भाई क्या होता है, ये आपका पर्सनल अकाउंट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इन पत्रों पर शोधन प्रीमियम जो होता है एक तरह से दायित्व भी होता है, दायित्व खाता भी होता है। क्या होता है भाई, दायित्व भी खाता होता है। कभी कभी ऑप्शन में दायित्व दे रहता है, संपत्ति दे रहता है, ब्याज दे रहता है, वहाँ पे क्या आंसर होगा, दायित्व हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और 53 देख लेते हैं। 53 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अधिकार जो अंश होता है किसको दिया जाता है। तो अधिकार अंश किसको दिया जाता है भाई, तो कंपनी के विद्यमान जो अंशधारी होता है, वर्तमान अंशधारी होता है, उसको दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अधिकार अंश किसको दिया जाता है, तो कंपनी के जो विद्यमान अंशधारी होता है उसको दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, विद्यमान अंशधारियों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है 54वां क्वेश्चन कि कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट जो होता है किसको जारी किया जाता है। तो कंपनी के अंशधारी जो होता है उसको वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट जारी किया जाता है किसको, तो कंपनी के अंशधारियों को जारी किया जाता है। सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस समय प्रस्तुत किया जाता है। संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस समय प्रस्तुत किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, वार्षिक साधारण सभा में। थोड़ा सा नहीं बड़ा कर लेते हैं भाई। चलो अब ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 56वां क्वेश्चन बोल रहा है भाई। 56वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी की स्थिति विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है। जो कंपनी की जो बैलेंस शीट होता है भाई, वो मैंने कि कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अंतर्गत तैयार किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, 129 धारा। धारा 129 के अंतर्गत किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। बी इसका आंसर होगा भाई, धारा 129। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि न लाभ और न हानि बिंदु को भाई क्या बोलते हैं। ऐसा माने कि ऐसा माने कंडीशन जो होता है फॉर्म के साथ, जहाँ ना फॉर्म को लाभ होता है ना हानि होता है, उसको क्या बोला जाता है भाई, तो समविच्छेद बिंदु बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर डी हो जाएगा, समविच्छेद बिंदु बोला। समविच्छेद बिंदु क्या है, बिक्री का वह बिंदु है जहाँ ना फॉर्म को लाभ होता है ना हानि होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 58वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समविच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहाँ क्या होता है भाई, तो जहाँ कुल लागत कुल की बिक्री के बराबर होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। समविच्छेद बिंदु का किसको बोला जाता है, तो जहाँ फॉर्म का कुल लागत कुल बिक्री के बराबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समविच्छेद बिंदु बोलते हैं। आया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए किस वर्ष को चुना जाता है। तो भाई बेस ईयर से लेते हैं। कौन सा ईयर लेंगे, आधार वर्ष को चुनेंगे। प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए भाई कौन सा वर्ष चुना जाता है, तो बेस ईयर चुना जाता है, आधार वर्ष चुना जाता है। सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 60 नंबर। 60वां क्वेश्चन वाला निम्न में से कौन सा आदर्श चालू अनुपात है। चालू अनुपात है भाई, तो 2:1 हो जाएगा। अगर तरल अनुपात बोलता है, अगर तरल अनुपात बोलता है, तरल अनुपात बोलता है भाई, तो क्या इसका आंसर होता है बताओ। आदर्श तरल अनुपात क्या होता है, तो 1:1 होता है। और आदर्श चालू अनुपात क्या होता है, तो 2:1 होता है। याद रखो बढ़िया से भाई, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि संचालन जो अनुपात होता है किसका प्रकार है, तो लाभदायकता अनुपात का प्रकार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका ए हो जाएगा। संचालन अनुपात किसका प्रकार है, तो लाभदायकता अनुपात का प्रकार है, ए इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला कि चालू अनुपात भाई किसका प्रकार होता है। चालू अनुपात जो होता है भाई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं होगा। चालू अनुपात किसका प्रकार होता है, तरलता अनुपात का प्रकार होता है। जो तरलता अनुपात होता है, तरलता जो अनुपात होता है उसका प्रकार होता है चालू अनुपात होता है। एगो माने कि तरल अनुपात होता है, एक होता है क्या, तरल अनुपात होता है। तो तरलता अनुपात के 2 प्रकार होता है, एक होता है चालू अनुपात होता है, और एक माने कि तरल अनुपात होता है, तरल अनुपात होता है भाई। तो इसका इसमें से ऑप्शन न दे ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर चालू अनुपात किसका प्रकार होता है, तरलता अनुपात के। इस ऑप्शन भाई नहीं दे ले है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते भाई क्या बोल रहा है।
क्या बोला कि स्कंद आवर्त अनुपात है, यानी कि स्टॉक टर्नओवर जो रेशियो होता है किसका अनुपात है भाई, तो ये हो जाएगा आपका क्रियाशीलता अनुपात का प्रकार है। क्या हो जाता है, क्रियाशीलता अनुपात हो जाएगा आपका, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि चालू अनुपात 2:5 है, यानी कि 2 कितना है भाई 5 होता है, इसको 2:5 ले लिए, ठीक है। चलो आगे बोल रहा है कि चालू दायित्व की राशि 25,000 है, तो चालू संपत्ति भाई क्या होगा, तो चालू दायित्व इसका माने का मतलब क्या करेंगे भाई, करेंट रेशो निकाल लेंगे, करेंट रेशो फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो करेंट रेशो फार्मूला क्या होता है भाई, तो CA/CR होता है, CA/CL होता है, तो रेशियो कितना दे ले 2:5 दे, तो 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और मैंने करंट एसेट ना दे तो यहाँ पे करंट एसेट क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा भाई 25 दूना 50,000 हो जाएगा, 25 दूना 50,000 हो जाएगा, और माने कि इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, यानी कि 5x हो जाएगा, तो यानी कि 5 से इसमें मैंने डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा भाई 10,000 आंसर आ जाएगा इसका। चालू माने की संपत्ति कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, चालू संपत्ति कितना हो जाएगा 10,000, 10,000 भाई कौन ऑप्शन है, तो यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि तरल संपत्ति में शामिल होता है, तो तरल संपत्ति में शामिल भाई क्या होता है, तो केवल रोकड़ होता है, बिल्कुल सही है, केवल रोकड़ एवं देनदार होता है, तो बिल्कुल सही है भाई। यहाँ क्या बोल रहा है कि रोकड़ देनदार एवं विपणन योग प्रतिभूति आती है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, नया क्वेश्चन बना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, रोकड़ देनदार एवं विपणन योग प्रतिभूति हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ज़्यादा तरल संपत्ति है, ज़्यादा तरल संपत्ति भाई कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर देनदार हो जाएगा आपका, रहती है आपका तरल संपत्ति होता नहीं है, उपसाकार जो होता है माने कि फर्नीचर जिसको बोलते हैं भाई तरल संपत्ति तो होबे नहीं करता, ये अस्थायी संपत्ति होता है, ख्याति भी आपका अस्थायी संपत्ति होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, देनदार हो जाएगा तरल संपत्ति। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सकल विनियोजित पूंजी बराबर होता है, सकल जो विनियोजित पूंजी होता है कि उसके बराबर भाई क्या होता है, तो उसके बराबर जो होता है कुल शुद्ध संपत्ति के बराबर होता है। सकल जो विनियोजित पूंजी होता है किसके बराबर माना जाता है, तो कुल शुद्ध संपत्ति के बराबर माना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय नहीं है, तो कार के बिक्री पर जो हानि होगा भाई क्या है, गैर संचालन व्यय नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी तरल संपत्ति है भाई, तरल संपत्ति पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है भाई, निम्न में से कौन सा तरल संपत्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देनदार हो जाएगा आपका भाई। भूमि तो अस्थायी संपत्ति होता है, रहती है तरल संपत्ति में शामिल नहीं करते हैं, और भवन भी क्या हो जाएगा अस्थायी संपत्ति हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका देनदार हो जाएगा, देनदार है तरल संपत्ति इसमें। चलो आगे देख लेते हैं, 70 नंबर क्या बोल रहा है कि लाभदायकता अनुपात को भाई कैसे किस में दिखाते हैं, तब प्रतिशत में दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर सी होगा, लाभदायकता अनुपात को किस में निकालते हैं, तो प्रतिशत में निकालते हैं, परसेंटेज में निकालते हैं भाई। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि चालू अनुपात भाई 5:2 है, और माने कि चालू संपत्ति कितना है 50,000 है, तो चालू दायित्व भाई क्या होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करो, CR क्या होता है भाई, CR क्या होता है CA/, थोड़ा सा नहीं ऊपर से भाई स्टार्ट करते हैं, रुक जा, CR क्या होता है CA/CL होता है, क्या होता है CL होता है, तो रेशियो कितना दे है, तो भाई 5:2 लेते तो 5/2 लिख देंगे, और चालू संपत्ति कितना दे है, तो यानी कि 50,000 दे है, तो 50,000 दे देंगे भाई, यहाँ पे क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, तो 5x हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, यानी 50 दूना 1,00,000 हो जाएगा, लो 1,00,000 हो गया भाई। अब इसको माने 5 से काट दो, 1,00,000 को कितना मरतब कट जाएगा 20,000 मरतब कट जाएगा, यानी कि चालू दायित्व कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। कौन आंसर है भाई, ऑप्शन कौन है इसमें 20,000, ऑप्शन 20,000 कौन है भाई, सी हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, 72वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शीघ्र अनुपात को और भी नाम से जाना जाता है भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका तरल अनुपात बोला जाता है। देखो तरल अनुपात को भाई क्या बोला जाता है, शीघ्र अनुपात बोला जाता है, क्या बोला जाता है शीघ्र अनुपात बोला जाता है, शीघ्र अनुपात बोलते हैं इसको, त्वरित अनुपात भी बोलते हैं भाई, त्वरित अनुपात बोलते हैं, अम्ल परीक्षण अनुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं अम्ल परीक्षण अनुपात बोलते हैं, अम्ल परीक्षण अनुपात बोला जाता है, ये सब नाम जाना जाता है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि वित्तीय विवरण होते हैं तो भाई अभिलेखित तथ्य होता है, रिकॉर्डेड फैक्ट होता है भाई, क्या इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वित्तीय विवरण क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है भाई क्या होता है रिकॉर्डेड फैक्ट होता है, अभिलेखित तथ्य होता है भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, बोला कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लिखी जाने वाली लेन देन होती है भाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी नगद उधार एवं प्राप्तियाँ और भुगतान हो जाएगा इसका आंसर। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सभी नगद उधार एवं प्राप्तियाँ एवं भुगतान हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
चलो 75 नंबर देख लेते हैं। बोला कि रोकड़ पावाबिरन आधारित है तो लेखांकन के रोकड़ आधार पर आधारित है, क्योंकि रोकड़ पावाबिरन में हम लोग ऐसे लेन देन का लेखा करते हैं जो सिर्फ नगद में होता है। तो इसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। लेखांकन के रोकड़ आधार पर तैयार करते हैं रोकड़ पावाबिरन, ए हो जाएगा भाई। 76 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नगद बिक्री भाई होता है, तो नगद बिक्री जो होता है परिचालन क्रिया होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा। नगद बिक्री क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, परिचालन क्रिया होता है। इसको संचालन क्रिया भी कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन भाई संचालन क्रिया भी दिया जाता है, संचालन क्रिया भी दिया जाता है, क्रियाओं बोला जाता है, इसको संचालन क्रिया बोला जाता है नगद बिक्री को। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है कि ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन भाई क्या है। हम जब ऋण पत्रों को रोकड़ में निर्गमन करते हैं और पैसा प्राप्त करते हैं तो भाई कौन सा माने की क्रिया है, तो भाई ये वित्तीय क्रिया है। क्या है वित्तीय क्रिया, फाइनेंशियल एक्टिविटी। हम क्योंकि माने कि फाइनेंस से काम कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी हो जाएगा भाई आपका ये वाला। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है। 78 नंबर क्वेश्चन कि रोकड़ पावाबिरन तैयार किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए आर्थिक चिट्ठा भी हो जाएगा भाई, लाभ हानि खाता भी हो जाएगा, और आपका अतिरिक्त सूचनाओं से तैयार करते हैं। और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो रोकड़ पावाबिरन जो तैयार किया जाता है इस सब के हेल्प से तैयार किया जाता है, आर्थिक चिट्ठा के हेल्प से तैयार किया जाता है, लाभ हानि खाता के हेल्प से तैयार किया जाता है, अतिरिक्त सूचनाओं से तैयार किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बस डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेनदारों में भाई कमी क्या कहलाएगा। देखो लेनदारों में कमी का मतलब भाई क्या होता है, देखो हम बताते हैं यहाँ पे तुमको। देखो मान लो कि भाई लेनदार है, ठीक है, ये लेनदार है माने कितना के 10,000 के है, ठीक है। मान लो कि अब हो गया माने कि 8,000 हो गया, ठीक है। तो अब हमको माने कि कितना से कम गया भाई, 2,000 से कम गया, यानी कि 2,000 रुपये हम माने कि क्या किए भाई, दे दिए होंगे। जिसका पैसा होगा भाई, मैंने पहले से 10,000 था मेरे यहाँ लेनदार भाई, अब हो गया 8,000 हो गया, तो कम गया, लेनदार में कमी हो गया। तो हम किसी को भाई पैसा दे दिए हुए हैं, तो ये माने कि क्या हो गया भाई, रोकड़ का प्रयोग हो गया। क्या हो गया, ये रोकड़ का प्रयोग हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा भाई। देखो समझा के भी तुमको बता दिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रोकड़ का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि हम मैंने लेनदार को कुछ पैसा दे दिए भाई, पैसा मैंने कि व्यवसाय से बाहर चल गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, रोकड़ का प्रयोग हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला कि रोकड़ पावाबिरन संबंधित होता है AS3 संबंधित है, लेखांकन मानक किससे है भाई, 3 से संबंधित रोकड़ पावाबिरन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा रोकड़ का अंतर्वाह नहीं है, यानी कि रोकड़ का बहिर्वाह होगा भाई। तो रोकड़ का बहिर्वाह का मतलब भाई क्या होगा, यानी कि पैसा जाएगा। तो लेनदारों में कमी, लेनदारों में भाई कमी करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लेनदार पहले से माने कि 10,000 का था, अब हो गया है 8,000 हो गया, तो हम माने क्या किए, 2,000 माने कि पेड कर दिए, तब ना 8,000 का हो गया भाई, लेनदार में कमी हो गया। तो यानी कि 2,000 रुपया हमारा माने कि यहाँ से चल गया, व्यवसाय से चल गया, व्यवसाय से 2,000 रुपया चल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, रोकड़ का प्रयोग हो जाएगा। तो रोकड़ का हमको प्रयोग खोजना है, यानी कि रोकड़ का बहिर्वाह खोजना है। तो लेनदार में जो कमी होगा क्या है, रोकड़ का बहिर्वाह है। चलो आगे देख लेते हैं। 82 नंबर, बड़ी हेवी क्वेश्चन दिले भाई। पूर्वदत्त व्यय की राशि को पूर्वदत्त व्यय की राशि में वृद्धि का परिणाम है, यानी कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस है। क्या ही प्रीपेड एक्सपेंस है भाई। पहले से मान लो कि 10,000 था, किसी का ने मेरा बकाया 10,000 था, अब मैंने कि बकाया मैंने कितना हो गया, 12,000 हो गया भाई। तो उसको हम पैसा मैंने क्या कर दिए, दे दिए हुए हैं, उसको पैसा मैंने कि और दे दिए। तो ये भाई क्या हो जाएगा, रोकड़ में वृद्धि होगा, रोकड़ में कमी होगा, सब बताओ। रोकड़ में वृद्धि होगा, रोकड़ में कमी होगा, तो हमको माने कि रोकड़ में कमी हो जाएगा। प्रदत्त व्यय की राशि में वृद्धि कर दी तो हमारा क्या होगा, रोकड़ में ही कमी हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, रोकड़ में कमी हो जाएगा, रोकड़ में वृद्धि नहीं होगा भाई। क्योंकि प्रदत्त व्यय की राशि में जब हम लोग वृद्धि कर दिए तो पैसा माने कि बाहर चल जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, रोकड़ में ही कमी हो जाएगा। आगे देख लेते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण किस नियोजन के लिए उपयोगी है भाई। रोकड़ प्रवाह विश्लेषण जो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है भाई, किस प्लानिंग के लिए भाई सबसे बेहतर माना जाता है। तो भाई ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अल्पकालीन होगा कि दीर्घकालीन होगा कि मध्यकालीन होगा कि भाई अति दीर्घकालीन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, दीर्घकालीन हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा भाई। नया क्वेश्चन पूछ ले हैं। अगला क्वेश्चन वाला कि निम्न में से कौन सा संचालन क्रिया में शामिल होता है। तो आयकर का भुगतान हो जाता है आपका, ग्राहक से वसूली हो जाएगा, आपूर्तिकर्ता को नगद भुगतान हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आय नहीं है। तो एंडोमेंट फंड हो जाएगा। समर्पित निधि जो होता है आय नहीं होता भाई, ईद आय होवे करता है, दान आय होवे करता है, टिकट की बिक्री आय होवे करता है। समर्पित निधि क्या हो जाएगा भाई आपका, आय हो जाएगा, आय नहीं है, ये आय नहीं है भाई। एंडोमेंट फंड क्या है, आय नहीं बल्कि क्या ही, बताओ तुम लोग क्या है भाई, ये वाला तो दायित्व है, दायित्व है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
86वां क्वेश्चन बोला कि गैर पारिक संगठनों के लिए आजीवन जो सदस्यता शुल्क होता है भाई क्या होता है, तो पूंजीगत प्राप्ति होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, ये हो जाएगा। आजीवन सदस्यता जो शुल्क होता है भाई दायित्व भी होता है, क्या होता है, दायित्व भी होता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 87वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि औसत लाभ के सामान्य लाभ पर अधिकता को भाई क्या बोलते हैं, तो अधिलाभ बोलते हैं। बताओ अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ अधिलाभ बराबर भाई क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है भाई, तो एपी माइनस एनपी होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि औसत लाभ के सामान्य लाभ पर अधिकार क्या कहलाएगा, यानी कि औसत लाभ जो लाभ होगा सामान्य लाभ से अधिक जितना अधिक होगा कितना उतना भाई क्या कहलाएगा, तो अधिलाभ कहलाएगा, यानी कि सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है 88 कि व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, तो ख्याति बोलते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। व्यवसाय के प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या बोला जाता है, ख्याति बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अस्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि कहलाती है भाई। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में जो वृद्धि होता है भाई क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। अगर अस्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो हमको भाई क्या होगा, लाभ होगा। अगर अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ तो क्या होगा भाई, हानि होगा। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, हानि हो जाएगा हमको। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है, तो अनिवार्य समापन है। जब कोई सदार माने कि दिवालिया हो जाता है तो माने कि अनिवार्य समापन कर दिया जाता है फर्म को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। बोला कि फर्म के विघटन पर सदार के पूंजी खाता बंद किए जाते हैं भाई। जब फर्म के विघटन होता है सदार के जो पूंजी खाता होता है उसको किससे बंद किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बैंक खाते के माध्यम से बंद किया जाता है या तो रोकड़ खाते के माध्यम से बंद किया जाता है। रोकड़ खाते के माध्यम से बंद किया जाता है। रोकड़ खाते के माध्यम से बंद किया जाता है, यानी कि बैंक खाता और रोकड़ खाते के माध्यम से सदार के पूंजी खाता बंद किया जाता है फर्म के विघटन के समय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 92वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंश पूंजी की वास्तविक राशि क्या होता है भाई, तो चुकता पूंजी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 93वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंशों के हरण के कारण परिणाम स्वरूप घट जाती है भाई, तो चुकता पूंजी घट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। जब कंपनी अपने अंशों को हरण कर लेती है तो इसके वजह से भाई कौन सा पूंजी कम जाता है, तो चुकता पूंजी कम जाता है। पेड अप जो कैपिटल होता है वही कंपनी की वास्तविक पूंजी होती है, रियल पूंजी वही होती है जिसको हम लोग चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं भाई। तो यही पूंजी कम जाता है जब कोई कंपनी अपने अंशों का हरण कर लेती है। जब कोई अंशधारी अंश का पैसा नहीं चुकाता है तो अंशों का हरण कर लेती है कंपनी। तो अंशों का हरण करने से कंपनी की चुकता जो पूंजी होता है घट जाता है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो 94वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है कि नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। यानी कि नाम मात्र की जो पूंजी होता है उसको अधिकृत पूंजी बोला जाता है और रजिस्टर्ड पूंजी बोला जाता है। इसको पंजीकृत पूंजी बोला जाता है, यानी कि पंजीकृत पूंजी का ही इंग्लिश वर्ड क्या है, रजिस्टर्ड पूंजी है। तो जो नाम मात्र की पूंजी होती है भाई इसको अधिकृत पूंजी बोला जाता है और ये रजिस्टर्ड पूंजी भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ये कंपनी के सबसे मैक्सिमम कैपिटल होता है भाई। इससे ज़्यादा कंपनी अपने जीवन काल में अंश जारी नहीं कर सकती है। यही कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल होता है। अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन वाला कि आयकर का भुगतान माना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई। आयकर भुगतान कौन सा एक्सपेंस मानेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानेंगे भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं मानेंगे भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समान आकार के विवरण स्थिति विवरण में कुल संपत्ति एवं कुल दायित्व किसके बराबर मानते हैं, तो भाई 100 के बराबर मानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। समान आकार के विवरण में जो कुल संपत्तियाँ होता है और जो कुल दायित्व होता है उसको किसके बराबर मानते हैं, तो 100 के बराबर मानते हैं, 100 के बराबर। 97वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोला कि तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है, तो तरल संपत्ति में भाई किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो तरल संपत्ति में कौन नहीं शामिल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आपका पूर्वदत्त व्यय हो जाएगा। हम लोग माने कि तरल संपत्ति में प्रदत्त व्यय और स्टॉक को शामिल नहीं करते यार, याद रखो भाई। ये क्वेश्चन पूछिए देगा एग्जाम में यार। तरल संपत्ति में प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान से याद रख लो, समझा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि चालू संपत्ति में शामिल नहीं होता है, तो भाई चालू संपत्ति में इसमें कौन शामिल नहीं है, तो स्टॉक चालू संपत्ति है, प्राप्य बिल भी चालू संपत्ति है, प्रदत्त व्यय भी चालू संपत्ति है। तो ख्याति भाई इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख्याति। ख्याति क्या है भाई, तो अस्थायी संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, मूल्यवान संपत्ति, अदृश्य संपत्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं भाई आपका 99वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि बिक्री 4 लाख रुपये का है, ठीक है, सकल लाभ बिक्री में 25% है, तो सकल लाभ अनुपात होगा भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, भाई इसको निकाल के देखना तुम लोग भाई क्या होगा। ऐसा हम कमेंट में माने कि इसका आंसर माने कि भेज देंगे भाई, ठीक है।
इसका निकाल के देखना, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा भाई, इसके बारे में निकाल के देखना इसका, ठीक है। आगे देख लेते भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 100 नंबर क्वेश्चन बोला कि यदि बिक्री 6 लाख रुपया है और शुद्ध बिक्री माने कि 1.5 लाख रुपया है, तो शुद्ध लाभ का अनुपात भाई क्या होगा। देखो तो इसको तो निकाल सकते हैं, देखते हैं शुद्ध लाभ का अनुपात कितना होगा। तो यानी कि 1.5 लाख को ऊपर डाल दो, ठीक है, 6 लाख को नीचे डाल दो, ठीक है, अब गुने का 200, तो 1.5 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ठीक है भाई। और यहाँ पे हो गया माने कि 15 चौके का माने कितना हो गया 60 हो गया, और 4 से भाग दे देंगे 100 में, तो कितना मरतब कर जाएगा 25 मरतब कर जाएगा, यानी कि 25% है। यानी कि जो शुद्ध लाभ का जो अनुपात होगा भाई कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25% हो जाएगा, निकाल के बता दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही भाई, ये सारे क्वेश्चन माने कि ख़त्म हो गया, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी ऑब्जेक्टिव माने कि अच्छे ढंग से रिवीजन हो सके, और वो भी स्टूडेंट 12 तारीख के एग्जाम में अपना ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव मार सके। थैंक यू टू एवरीवन।